Hello class, I am Snehal Srivastav and today I am going to complete the chapter which I have left in my first lecture, what is democracy and why democracy. So in this chapter we have completed that what is democracy, democracy क्या होती है और how to distinguish between a democratic and a non-democratic government. किस तरह से हम लोग पता लगाएंगे कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक है. तो उसके लिए मैंने कई एग्जांपल्स दिए थे, पाकिस्तान के, चाइना के, मेक्सिको के, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फीजी, जिम्बाब्वे. तो इन सब एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि किस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक्चुअली होती क्या है. तो अब इसके बाद मैं आज बताने जा रहा हूँ कि व्हाई इज डेमोक्रेसी. एक्चुअली समझ तो गए कि क्या होती है डेमोक्रेसी, पर क्यों होनी चाहिए. तो इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताना चाहूँगा. एक क्लास चल रही थी और इस क्लास में टीचर ने इसी चैप्टर को पढ़ाया. इस क्लास के बाद स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है और कुछ बोले कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खराब गवर्नमेंट होती है. तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज कहीं ना कहीं सही थे. तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के डेमोक्रेसी को लेकर के. एक स्टूडेंट का कहना रहता है कि डेमोक्रेसी में हर 5 इयर्स पे इलेक्शन होते हैं जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन में. फिर एक स्टूडेंट ये कहता है कि ये डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल इलेक्शंस होते हैं. और फिर एक स्टूडेंट कहता है कि जो रूलर होता है वो सबकी जो इंटरेस्ट रहता है उसको नहीं फुलफिल कर पाता है. फिर एक स्टूडेंट कहता है कि जो एक इंडिविजुअल आदमी है वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होने चाहिए. फिर एक कहता है कि इतने ज़्यादा लोग होते हैं इसमें डिस्कशन करने के लिए कि जो डिसीजन होता है वो डिले हो जाता है. तो इस तरह के पॉइंट्स उन्होंने निगेटिव पॉइंट्स बता दिए. इस निगेटिव पॉइंट्स के बाद ये निकलता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या और गवर्नमेंट से अच्छी है या नहीं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि डेमोक्रेसी सब चीज़ का सॉल्यूशन है. डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. डेमोक्रेसी कोई सॉल्यूशन नहीं है. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है और लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए आगे या फिर क्या चेंजेस आने चाहिए उनके लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के फेवर में जाते हैं. इन चाइना मैं एग्जांपल समझाना चाहूँगा कि चाइना में 1958 to 61 में एक फेमाइन आया. उस फेमाइन में ये था कि 3 करोड़ लोग मर गए और इतने ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी चाइना की, वेल्दी कंट्री थी इंडिया से बहुत ज़्यादा, बट फिर भी वो फेमाइन वर्ल्ड का वर्स्ट फेमाइन माना गया. और इकोनॉमिस्ट का उस टाइम पे ये कहना था कि दिस इज ड्यू टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन बोथ द कंट्रीज. मतलब कि दोनों कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी. लाइक इंडिया में डेमोक्रेसी थी और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी. चाइना वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक country and India was a democratic country at that time. So इंडिया में सारी चीज़ों को हर इंसान के हर पर्टिकुलर एरिया के लोगों से सजेस्ट करके सारे डिसीजंस लिए जाते थे. बट चाइना में ऐसा नहीं था. चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था. चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था. प्रेस कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकती थी. वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ का राइट नहीं था. मतलब अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती थी. तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि अगर चाइना में भी डेमोक्रेसी होती तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता. वहाँ पे भी फेमाइन बहुत ही ईजिली कंट्रोल किया जा सकता था. और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना था कि कोई भी रूलर डेमोक्रेटिक कंट्री का हो तो उसे लोगों की नीड्स को फुलफिल करना ही पड़ता है, वो चाहे जितने भी वाइडर एरिया में डिवाइडेड हो. बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी नीड्स को फुलफिल करे. इट इज डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द रूलर कि वो करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है. तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन कंपैरिजन टू अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोगों के वेलफेयर को देखा जाता है एज कम्पेयर टू विश ऑफ द रूलर. रूलर की विश क्या है इससे मतलब नहीं है. इट मैटर्स टू द
कि सिटीजन्स क्या सोचते हैं, सिटीजन्स को क्या चाहिए, सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग फेवर में डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी में हर पर्टिकुलर एरिया से कोई ना कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम्स को समझता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को जाके वहाँ के रूलर से बताता है, और जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी असेंबलीज होती हैं, उनमें उन प्रॉब्लम्स को रखा जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो पर्टिकुलर रूल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है इन डेमोक्रेसी। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में टाइम ज़रूर लगता है, बट आपको क्या नहीं लगता कि टाइम लगना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बैड डिसीजंस? क्या ऐसे डिसीजन होना अच्छा होगा कि लोगों को उससे कष्ट हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो? तो यहाँ पे भी ये प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है, भले ही थोड़ा सा टाइम लेती है डिसीजन लेने में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये एक बहुत ही बड़ा, ब्रॉड और आप लोग को ईजिली समझ में आने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि इंडिया में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ढेर सारे वाइडर सेक्शन के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग कलर्स, अलग लैंग्वेजेस, इन सब अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, खासतौर से इंडिया में। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बार बार रूल करती, या फिर एक पर्टिकुलर आदमी वहाँ का रूलर होता, तो वो बाकी कम्युनिटीज़ के साथ क्या करता? वो बाकी कम्युनिटीज़ को डिमिनिश कर देता, कम कर देता, सप्रेस कर देता। बट इन डेमोक्रेसी सबके पास बराबर राइट्स हैं, सबको उतना ही वोटिंग राइट्स भी हैं, और सारी फैसिलिटीज़ भी डेमोक्रेसी में सबके लिए बराबर हैं। और किसी को ये नहीं पता कि कल कौन यहाँ का रूलर बनने वाला है। तो सब एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और इस वजह से यहाँ पे एक दूसरे में समानता बनी रहती है। मतलब कि लोग एक साथ मिल के रहते हैं। इट इज़ अ डाइवर्स नेशन। इस पॉइंट से सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में भी लोगों को एक साथ रखती है, लोगों को यूनाइट करके रखती है। अब इससे ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके बाद हम लोग एक ऐसा पॉइंट है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, कि ये मैटर नहीं करता कि डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए क्या किया। एक्चुअली मैटर ये करता है कि डेमोक्रेसी ने वहाँ की सिटीजन्स के लिए, वहाँ की पॉपुलेशंस के लिए क्या किया है। डेमोक्रेसी जो है वो भले हर चीज़ का सॉल्यूशन ना दे, वो भले एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना बनाए, वो भले एक ऐसी गवर्नमेंट बना रही है जो कि सब चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन उसने एक ऐसा नेशन बनाया जहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग साथ में रह सकते हैं और उनमें मतभेद कम हो। ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ही बना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और इस नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो लोग हैं वहाँ के, वो भले गलतियाँ करते हों, वो भले कुछ भी करे, गलत करे, सही डिसीजंस कुछ भी ले, बट उनके पास ये राइट होता है, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। डेमोक्रेसी में जो भी रूल्स बने हैं, उन रूल्स में हमेशा ये रहता है कि किसी को भी अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाए, सबको मौका दिया जाए कि वो अपने हक में बोल सके, अपने फेवर में बोल सके, अपने आप को डिफेंस कर सकें, और अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो किसी के ऊपर आरोप भी लगा सके। और डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं वो कोई सब्जेक्ट नहीं होते रूल के, मतलब कि उनके ऊपर कोई रूल करे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सिस्टम ऐसा है कि रूल पीपल्स करें, ना कि पीपल्स पे रूल किया जाए। लोगों पे रूल नहीं होता, यहाँ पे लोग रूल करते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी वहाँ के रूलर होते हैं, उनके पास टाइम होता है कि अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन गलत लिया या सही लिया, इन केस उनका डिसीजन गलत है तो वो अपने डिसीजन को चेंज करें, अमेंड करें, मतलब चेंज कर दें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग उनको चेंज करने का हक रखते हैं, राइट रखते हैं। सो इन सब चीज़ों से ये निकल के सामने आता है
कि डेमोक्रेसी कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। डेमोक्रेसी हर जगह के लोगों के लिए अलग अलग है। लाइक इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रही है, सबके लिए इक्वल है, और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी बिलोंग करते हैं, बट वो साथ में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में कई लोग रह रहे हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। बट और किसी कंट्री में जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से डोमिनेटेड है, वहां ऐसा नहीं हो सकता, या फिर वहां पे कोई पर्टिकुलर रूलर है तो वो ऐसा नहीं करे। फ्रॉम ऑल दिस वी हैव कंक्लूडेड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू द अदर गवर्नमेंट्स। तो इन सब चीजों से हम यही समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट गवर्नमेंट है। और इस चैप्टर में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें मिनिमम कंडीशंस को डिफाइन करती हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिनिमम कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहलाएगी, जब ये कंडीशंस फॉलो करेगी। इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंडीशंस पढ़ी हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग और जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। और ये चैप्टर हमें एक लास्ट मैसेज भी देता है कि जो कंट्री का वेलफेयर होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का वेलफेयर, वो कभी भी रूलर पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा डिपेंड करता है वहाँ के सिटीजन्स पे। अगर कोई भी कंट्री बैड वर्क कर रही है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो गलती वहाँ के सिटीजन्स की है, ना कि वहाँ के रूलर। तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।